Okay, so our next chapter is the scheduled and the tribal areas. So सबसे पहले मैं बताती हूँ कि शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज़ होते हैं। शेड्यूल्ड एरियाज़ ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे इनफ हमारी क्या होती है, ट्राइबल पॉपुलेशन होती है। ट्राइबल एरियाज़ ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे ऑलमोस्ट हमारी सिर्फ ट्राइबल लोग ही रह रहे हैं। ठीक है, शेड्यूल जो ट्राइब में अगर आप देखोगे तो 8.6% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन की है। आर्टिकल 244 बात करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज़ का। तो कौन सा आर्टिकल? 244 सब क्लॉस 1 बात करता है फिफ्थ शेड्यूल एरियाज़ के प्रोविजंस की। ये अप्लाई करता है फिफ्थ शेड्यूल एरियाज़ के प्रोविजंस को टू द शेड्यूल एरियाज़ इन द स्टेट अदर दैन असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। मतलब जो फिफ्थ शेड्यूल वाले एरिया है उसका किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन होगा, क्या प्रोविजंस होंगे, तो उससे रिगार्डिंग में बात करते हैं। जिसमें हमारे शेड्यूल एरियाज स्टेट्स अदर दैन सारे स्टेट आते हैं अदर दैन असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, AMP है। आर्टिकल 244 सब क्लॉज 2 बात करता है तो प्रोविजंस ऑफ द सिक्स शेड्यूल शेल अप्लाई टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो ये उन प्रोविजंस की बात करता है जो सिक्स शेड्यूल वाले एरियाज़ हैं जो कि अप्लाई हुए एडमिनिस्ट्रेशन करने में ट्राइबल एरियाज ऑफ स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अच्छा, मैं एक और चीज़ बता देती हूँ कि प्रीलिम्स पे इसमें लास्ट 10 ईयर में 15 ईयर्स में 2 ही क्वेश्चन आएंगे मैक्सिमम बस, और मेंस में सच इसमें कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन तो नहीं आया अभी तक। सो उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। ठीक है, शेड्यूल एरियाज हमारा रिप्रेजेंट करता है रीजन्स का में 11.3% ऑफ द इंडिया स्टेट लैंड एरिया। तो हमारा शेड्यूल एरिया कितने में आता है? लैंड का 11.3% है। इनहेबिटेड बाय वेरियस ST कम्युनिटीज़, वेरियस अलग अलग टाइप की जो ST कम्युनिटीज़ हैं उन्होंने इनहेबिट किया हुआ है। जो शेड्यूल्ड एरियाज़ होते हैं उनको हम ट्रीट करते हैं डिफरेंटली फ्रॉम द अदर एरियाज इन द कंट्री बिकॉज दे आर इनहेबिटेड बाय एबऑरिजिनल्स। शेड्यूल्ड एरियाज़ एंड ट्राइबल एरियाज़ को हम डिफरेंटली क्यों ट्रीट करते हैं? क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसे लोग रह रहे हैं जो कि अपने आप में एबऑरिजिनल्स हैं, मतलब थोड़े से अलग हैं, जो कि सोशली, इकोनॉमिकली रेदर बैकवर्ड है एंड स्पेशल एफर्ट्स उनके लिए ज़रूरी हैं टू मेक टू इम्प्रूव देयर कंडीशन सो दैट हम उनकी कंडीशंस को इम्प्रूव कर सकें। तो दैट इज़ वाई हमारे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल इन ट्राइबल एरियाज है, प्रॉपर 5th and 6th शेड्यूल है, एंड हमारे आर्टिकल 244 है सब क्लॉज 1 सब क्लॉज 2। ठीक है, नाउ 5th शेड्यूल के फीचर्स पढ़ लेते हैं कुछ। सबसे पहले डिक्लेरेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज। जो प्रेसिडेंट है वो इन पावर है, प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो क्या करता है, डिक्लेयर करता है किसी भी एरिया को टू बी अ शेड्यूल्ड एरिया। कंसल्टेशन विद द गवर्नर ऑफ द स्टेट काउंसिल, जो प्रेसिडेंट है वो करेगा, डिक्लेयर कर सकता है, क्योंकि देखो जितनी भी ज़मीन है वो सीधा हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द इंडिया, तो वही कर सकता है। ठीक है, लेकिन कंसल्ट करता है गवर्नर के साथ, क्योंकि गवर्नर एक वो रहता है उस इलाके का गवर्नर है, तो उसको ज़्यादा बेहतरीन तरीके से पता है कि हमारे यहाँ पे कहाँ पे जो है ST की आबादी ज़्यादा है। गवर्नर शुड सबमिट रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच एरिया। एज वेल जो गवर्नर है वो रिपोर्ट करता है प्रेसिडेंट को कि कैसा एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है फिर एरिया में। एग्जीक्यूटिव जो पावर है सेंटर की वो एक्सटेंड करती है टू गिविंग डायरेक्शन स्टेट रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच एरियाज। साथ में सेंटर जो है वो डायरेक्शंस भी देती है स्टेट गवर्नमेंट को किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसे एरियाज का किस तरीके से करना है, किस तरीके से नहीं करना है। ईच स्टेट हैविंग शेड्यूल्ड एरियाज, जिसके पास भी शेड्यूल्ड एरिया होता है हर एक स्टेट, उसको एक ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनानी पड़ती है कंसिस्टिंग ऑफ, जिसमें 20 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 3/4 वो मेंबर्स होते हैं आर टू बी रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट्स STs इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब 3/4 वो मेंबर्स होंगे जो कि हमारे ऑलरेडी जो है रिप्रेजेंटेटिव हैं STs के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। मतलब जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली MLA और MLC है और वो ST उन्हीं में से हमारे 3/4 मेंबर आते हैं इस ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में। A similar council can also be established in a state having scheduled tribes but not scheduled areas there if the president so direct। वो कहता है कि अगर ऐसी सिमिलर काउंसिल भी बनाई जा सकती है ऐसे स्टेट्स में भी जहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, मतलब STs रह रहे हैं, बट अभी वो जो एरिया वो शेड्यूल्ड एरिया घोषित नहीं हुआ बाय द प्रेसिडेंट, लेकिन वहाँ पे तब भी आप एक काउंसिल बना सकते हैं अगर प्रेसिडेंट बोलते हैं तो उनको ज़रूरत नहीं है। गवर्नर कैन मेक रेगुलेशंस, गवर्नर जो रेगुलेशन बनाते हैं विद कंसल्टेशन फ्रॉम द ट्राइब एडवाइजरी काउंसिल।
उनको कंसल्ट करके दैट मे प्रोहिबिट और रिस्ट्रिक्ट द ट्रांसफर ऑफ लैंड बाय और अमंग मेंबर्स ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड रेगुलेट द बिजनेस ऑफ मनी लैंडिंग इन रिलेशन टू द शेड्यूल। बेसिक सी चीज़ ये है कि गवर्नर चाहे तो रेगुलेशन मतलब कुछ रेगुलेशन लॉज टाइप बना सकते हैं, लेकिन कंसल्ट करके बनाएंगे ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की, जो कि चाहे तो प्रोहिबिट कर सकती है, रिस्ट्रिक्ट कर सकती है ट्रांसफ़र ऑफ लैंड अमंग द मेंबर्स ऑफ द एसटीज़। मतलब एसटीज़ में आपस में लैंड का जो है ट्रांसफ़र ना होगा उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकती है एंड रेगुलेट कर सकती है मनी लैंडिंग के बिजनेस को इन रिलेशन टू शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक है, तो मनी लैंडिंग और लैंड ट्रांसफ़र से रिगार्डिंग गवर्नर क्या बना सकता है रेगुलेशन, कंसल्टेशन, लेकिन लेनी पड़ेगी ट्राइब एडवाइजरी काउंसिल। दे सकते हो मतलब सीएससी में काफ़ी बार पूछे गए तो छोटे मोटे ये फैक्ट्स पूछ लेते हैं, तो हमें पता होना चाहिए। लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट फॉर्मिंग द शेड्यूल्ड एरियाज हैव बीन डिस्ट्रिक्ट एंड लोएस्ट क्लस्टर ऑफ विलेजेस इन द ग्रुप। इससे चीज़ पूछेगी कि लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट रहेगी शेड्यूल्ड एरियाज की, वो सबसे बड़ी तो डिस्ट्रिक्ट ही होगी और लोएस्ट क्या होगी क्लस्टर ऑफ विलेजेस। Also, a regulation may appeal or amend any act of parliament or the state legislature which is applicable to the scheduled area, but all such regulation requires the assent of the president। गवर्नर चाहे तो ऐसे रेगुलेशन भी बना सकता है जो कि अपील करे, रिपील करे या फिर अमेंड करे, मना कर दे या फिर उसको चेंजेस कर दे किसी भी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर को, जो कि अप्लाई हमारे शेड्यूल्ड एरिया पे कैसे होगा तो तय करेगा गवर्नर। बट ऐसे रेगुलेशंस को आपको प्रेसिडेंट के एक्शन की ज़रूरत पड़ती है। कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स प्रेसिडेंट टू अपॉइंट अ कमीशन। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि प्रेसिडेंट को ज़रूरत है कि वो कमीशन अपॉइंट करे जो कि रिपोर्ट देगी द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल्ड एरियाज पे। सो 1960 में UN धीबर कमीशन बिठाया गया था, 2002 में दिलीप सिंह भूरिया कमीशन भी बिठाया गया था इसी रिगार्डिंग। तो प्रेसिडेंट का मिनिमम इनकम क्या है कि रिपोर्ट मांग सकता है, किससे मांगेगा गवर्नर रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन, डिक्लेयर कर सकता है किसी भी एरिया को कि वो है कि नहीं है, कोई भी एक्ट एंड रेगुलेशन है उसको बनाता तो गवर्नर है लेकिन उसको मंजूरी देना है एसेंट हाँ या ना वो हमारा प्रेसिडेंट करता है, और कमीशन को अपॉइंट भी करना है कि जो चेक करते रहें कि कैसा एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारा प्रेसिडेंट का काम। मैंने अलग से इसलिए लिख दिया क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकती है। ठीक है, और बाकी स्टेट गवर्नमेंट का क्या काम था कि उसको क्या करना पड़ेगा, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है ना, जिसमें 3/4 वही रिप्रेजेंटेटिव होंगे जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में ऑलरेडी है। ठीक है, और गवर्नर का क्या काम है, वो गवर्नर रिपोर्ट दे रहा है। ठीक है, गवर्नर रेगुलेशंस बना रहा है लेकिन कंसल्ट करके ट्रांसफर ऑफ लैंड और मनी लैंडिंग से। गवर्नर जो है रिपील और अमेंड भी कर सकता है किसी अपनी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को। ठीक है, तो गवर्नर की सारी पावर है बेसिकली। तो गवर्नर की क्या पावर है और प्रेसिडेंट की क्या पावर है, इसमें बेसिकली जनरली जो है क्वेश्चन इसी तरीके से घुमाए जाते हैं प्रीलिम्स में, तो इसका ज़्यादा ध्यान रखना है। नाउ 6 शेड्यूल पे आ जाते हैं। देखो यहाँ पे कुछ ऐसे प्रेसिडेंट का रोल नहीं है, मैं पहले ही बता देती हूँ। देखो 5th जो शेड्यूल है, मतलब 6 शेड्यूल की तरफ आप जाओगे तो और ज़्यादा तुम्हें क्या किया डिसेंट्रलाइजेशन, तुम्हें और ज़्यादा गवर्नर को पावर नहीं है, यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास ऐसी कोई पावर नहीं है। तो ये बात करता है जैसे कि जो ट्राइबल एरियाज है असम के, मेघालय के, त्रिपुरा, मिजोरम के, इसका एक निमोनिक BITM विदाउट मीनिंग, ऑल्दो आई विल सिंपली से कि दैट इज़ मनी से MO है, तो यहाँ पे देखो मिजो O है, दैट हैज़ एसिमिलेट मच द लाइफ टू रिक्वायर डिफरेंट ट्रीटमेंट सो प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अब ऐसा क्यों है, बिकॉज इनकी और ज़्यादा जो उनकी रिक्वायरमेंट है, थोड़ी सी डिफरेंशियल ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने इनको 6 शेड्यूल में रखा है। ट्राइबल एरियाज इन दीज 4 स्टेट हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड एज ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट। जो ट्राइबल एरियाज हैं इन सारे इन दीज 4 स्टेट्स में हैव बीन कॉन्स्टिट्यूट एज ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट। उनको हमने क्या माना है कि क्या है, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट है, अपने आप में क्या है, दीज आर दी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स, बट दे डू फॉल आउटसाइड द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द स्टेट कंसर्न। बट लेकिन हम ये फॉल नहीं करती हैं आउटसाइड द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। ठीक है, मतलब क्या है कि ट्राइबल एरियाज़ हैं उसको हमने एक तरीके से ऑटोनॉमस का मतलब है कि अपने जो भी जैसे कि कोई डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे सिर्फ STs रह गए, वहाँ को उनको ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट बना देना, उनके पास पूरी अपनी बहुत सारी पावर रहेगी। ठीक है, लेकिन ये फिर भी एग्जीक्यूटिव मतलब स्टेट के अंडर ही आएंगे।
द गवर्नर इज़ एम्पावर्ड टू ऑर्गेनाइज एंड रीऑर्गेनाइज ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट। और ऑर्गेनाइज कराना या रीऑर्गेनाइज कराना हमारी इस ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट को किसके पास ये पावर है? गवर्नर के पास पावर है। इफ़ देर आर डिफरेंट ट्राइब्स इन ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट द गवर्नर कैन डिवाइड द डिस्ट्रिक्ट विद सेवरल ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट। मतलब ये क्या कह रहा है, अब जैसे कि ये एक स्टेट था, जैसे असम का स्टेट है, उसमें एक डिस्ट्रिक्ट है दिस। अब इस डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत सारे एसटी की अलग अलग कम्युनिटीज़ रहती हैं, तो इसकी तो पूरी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट बनी जाएगी, लेकिन इसके अंदर भी हम क्या बना देंगे? रीजनल काउंसिल्स बना सकते हैं, कहीं तो रीजनल ऑटोनॉमस क्या बना सकते हैं? ऑटोनॉमस रीजन्स बना सकते हैं। जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट होती है उसके पास एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है ना, जिसमें हमारी 30 मेंबर्स होते हैं, 4 को नॉमिनेट गवर्नर करता है और 26 को इलेक्ट किया जाता है। ईच ऑटोनॉमस जो रीजन है उसके पास भी अपनी एक सेपरेट रीजनल काउंसिल होती है। मतलब क्या है? दिस इज़ अ स्टेट में डिस्ट्रिक्ट है, इस डिस्ट्रिक्ट इसको कह रहे हैं ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट, जिसकी क्या होगी? डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगी। अब इसके अंदर भी हमने रीजनल ऑटोनॉमस रीजन्स बना दिए, तो इनकी क्या होगी? रीजनल काउंसिल्स होगी। समझ में आया? कौन बनाएगा? गवर्नर बनाएगा। बोथ दीज काउंसिल कैन मेक लॉ बट रिक्वायर एसेंट ऑफ गवर्नर, बिकॉज इनके पास बहुत सारी पावर है, इनके पास इतनी भी पावर है कि अपने लिए लॉ भी खुद बना सकते हैं, लेकिन ऑफकोर्स एसेंट ऑफ गवर्नर लेना ज़रूरी है। द डिस्ट्रिक्ट एंड जो रीजनल काउंसिल्स हैं विद देयर टेरिटोरियल जुरिडिक्शन कैन कॉन्स्टिट्यूट विलेज काउंसिल्स। ये अपनी छोटी छोटी विलेज काउंसिल्स भी बना सकते हैं या फिर कोर्ट्स भी बना सकते हैं फॉर ट्रायल ऑफ सूट्स एंड केसेस बिटवीन द ट्राइब्स। मतलब इनके पास जुडिशरी का भी फंक्शन है, छोटे मोटे केसेस को खुद ही निपटा रही है, ये अपील्स को भी हियर कर रही है। द जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट ओवर दीज सूट्स एंड केसेस इज स्पेसिफाइड बाय गवर्नर। और हाई कोर्ट का कितना रोल रहेगा, है ना, क्या पावर रहेगी, क्या नहीं रहेगी, वो हमारा गवर्नर ही स्पेसिफाई कर रहा है। द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कैन मेक रेगुलेशंस, वो रेगुलेशंस भी बना सकते हैं, खुद बना रहे हैं ना। पहले वाले केस में क्या था? गवर्नर बना रहा था, लेकिन अब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे खुद बना रहे हैं। रेगुलेशंस फॉर द कंट्रोल ऑफ मनी लैंडिंग, ट्रेडिंग बाय नॉन ट्राइबल्स, किस तरीके से ट्रेड करना है, ऐसे रेगुलेशंस को, लेकिन एक्शन ज़रूर लेना पड़ता है गवर्नमेंट। डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल्स एम्पावर्ड है कि वो ऐसे से कलेक्ट कर सकती हैं, नॉन रेवेन्यू एंड इम्पोर्ट कर सकती हैं, बहुत सारे टैक्सेस भी लगा सकती हैं, रेवेन्यूज़ भी कलेक्ट कर सकती हैं। जो एक्ट है हमारे पार्लियामेंट का या फिर कहें तो स्टेट लेजिस्लेचर का, डू नॉट अप्लाई टू ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट एंड ऑटोनॉमस रीजन्स और असेंबली विद स्पेसिफाइड मॉडिफिकेशन एक्सेप्शंस। वो कहता है कि जो हमारा एक्ट है पार्लियामेंट का वो अप्लाई नहीं करता है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट या ऑटोनॉमस रीजन्स पे, या फिर अगर अप्लाई करेगा तो वो कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ ही करेगा। गवर्नर चाहे तो अपॉइंट कर सकता है कोई कमीशन जो एग्जामिन करे, रिपोर्ट दे और एनी मैटर रिलेटेड टू द किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है हमारे ऑटोनॉमस रीजन्स का या फिर डिस्ट्रिक्ट्स का, और वो चाहे तो डिसॉल्व भी कर सकता है डिस्ट्रिक्ट को रीजनल काउंसिल को अंदर रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन। मुझे पता चला, मैं किसी को गवर्नर थी, मुझे पता चला जो ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है रीजन है अच्छा काम नहीं कर रहा, तो मैंने उसको डिसॉल्व कर दिया। तो ये पावर भी गवर्नर के पास है। गवर्नर हैज़ द पावर ऑफ एन्यूलेंट और सस्पेंशन ऑफ एक्ट्स एंड रेजोल्यूशंस ऑफ द ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट रीजनल काउंसिल। गवर्नर के पास ये भी पावर है कि वो चाहे तो सस्पेंड कर सकता है ऐसे एक्ट्स एंड ऐसे रेजोल्यूशंस को जो हमारे ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट या रीजनल काउंसिल में है, उसको लगता है कि सही नहीं है तो उसको सस्पेंड नहीं कर सकता है, बैन नहीं कर सकता है। कैट शेल कॉज द अकाउंट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट को देखना पड़ता है, फंड्स टू बी ऑडिटेड। पता नहीं क्यों लिख रखा है, सच में इसको समझ नहीं पाया, इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, देख लेना दैट इज़ इट। अगर आप देखोगे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ रोल किसका? गवर्नर का है, ना कि प्रेसिडेंट का रोल है किसी और का रोल है। जो कर रहा है गवर्नर कर रहा है, चाहे वो, और इसमें क्या बन रही है? डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बन रही है, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स बन रहे हैं। इसमें क्या बन रहा था? ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। कंफ्यूज नहीं होना है चीज़ों में। ये बेसिक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई डिफाइन तो नहीं करा है क्राइटेरिया रिकॉग्निशन ऑफ एसटीज़ के लिए। वीज़ा मेघालय है, त्रिपुरा है, मिज़ोरम में है चकमा, लाई मारा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स है। असम में है दीमा, खरवी, बोडो। त्रिपुरा में त्रिपुरा की है। मेघालय में खासी, जयंती और गारो है। थोड़ा बहुत यहाँ पे पढ़ लेना, याद नहीं करना है, बस ध्यान रखना कॉन्स्टिट्यूशन को क्राइटेरिया नहीं डिफाइन कर रखा है, ये हमारे किसके हाथ में आता है। बेसिक बेसिक चीज़ें, नथिंग एल्स। थोड़ा स्पेशल प्रोविजंस भी देख लेते हैं कुछ स्टेट्स के लिए। आर्टिकल 371 से 371G तक पार्ट हमारे काउंसिल में, दैट इज़ इन द 19th में हम बात करते हैं कुछ प्रोविजन लिखे हैं हमने 12 स्टेट्स के लिए। क्यों रखे गए हैं इसका थोड़ा बेसिकली रीजन है। मेन का पर्सपेक्टिव, मेंस का पर्सपेक्टिव आता है, देखो टू मीट द एस्पिरेशंस ऑफ द बैकवर्ड रीजन्स ऑफ द स्टेट। कुछ स्टेट हैं, स्टेट में भी कुछ बैकवर्ड स्टेट्स होते हैं, कहते हैं बैकवर्ड रीजन्स हैं स्टेट्स में, और उनकी भी एक्सपेक्टेशन, उनकी एस्पिरेशन को फुलफिल करना है, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना है, या फिर प्रोटेक्ट करने के लिए कल्चरल इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द ट्राइबल एरिया, या फिर ऐसा है कि पूरा
उसको शेड्यूल्ड एरिया नहीं घोषित करा है, लेकिन वहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन है, उनकी इंटरेस्ट को, उनके इकोनॉमिक कल्चर इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, टू डील विद द डिस्टर्ब्ड लॉ एंड ऑर्डर, या फिर एक ऐसे एरियाज है जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर जनरली डिस्टर्ब रहता है, तो उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस हैं। ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में डिड नॉट मेक एनी स्पेशल प्रोविजंस नहीं थे ऑफ फॉर दिस स्टेट, दे हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड बाय वेरियस सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट्स। तो ध्यान रखने वाली बात है, ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं था, लेकिन बाद में धीरे धीरे उसको इनकॉर्पोरेट किया था। 371 में आपके स्टेट ऑफ महाराष्ट्र गुजरात के लिए 371 ए है, जिसमें नागालैंड है, तो बार बार ए आ रहा है तो उससे याद रखेंगे। आर्टिकल 371 बी है, बी है, बी से देखो बी ए, जनरली बी ए करते हैं लोग, जो सेक्शन बी के लोग होते हैं, तो बी से बी के बाद क्या आता है, ए आता है, ए मतलब किसान, कुछ भी इस तरीके से याद रखना है। 371 सी है, जिसमें मणिपुर है ना, तो मणिपुर में लोग जो हैं वो थोड़े से लड़ते पड़ते रहते हैं, तो दे आर चूतिया पीपल्स एंड चूतिया पीपल्स एट सी, तो आई डोंट वांट टू सी दैट, ठीक है, ठीक है। 371 जो डी है वो हमारे आंध्र प्रदेश एंड स्टेट ऑफ तेलंगाना की जो है लोग हैं। डी से क्या याद रखें, तो कुछ समझ तो नहीं आया तो मैंने, ठीक है। ई से देखो 371 ई के बाद आता है डी, और किस तरीके से याद रखे तो एजुकेशन है ना, एजुकेशन याद रखेंगे, एजुकेशन लाइक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश। एफ है, एफ से हम याद रखेंगे सिक्किम को याद रखने को पास तरीका तो नहीं था, लेकिन से कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फर्राटे की ठंड पड़ती है सिक्किम में, अगर और ग्रेटर हिमालय से ढका हुआ है, तो ऐसे याद रख लेंगे। 371 जी है, जिसमें हमारा जैसे राम जी हैं, राम जी तो मिज़ोरम राम जी। एच है, एच से कुछ खास याद तो हो नहीं पाया था, लेकिन अरुणाचल प्रदेश कर लीजिए। और आई फॉर गोवा, बहुत सीधा सा आई है, सीधा से गोवा है। जे फॉर जॉग फॉल्स है, जॉग फॉल्स कहाँ पे, कर्नाटक में है। थोड़ा बहुत देखो ये प्रीलिम्स ही फैक्चुअल है, बस थोड़ा सा वाई वी कैन से कि हमारा क्या है, दैट दीज आर दी बहुत मीन्स पर्सपेक्टिव ऐसे कोई क्वेश्चन तो नहीं आया है यहाँ पे, और थोड़ा बहुत याद रख लेना, उनको याद करने का तरीका हमने देख लिया है, इसको थोड़ा बहुत एक दो बार वीडियो को देखेंगे तो याद हो जाएगा, दैट इज़ इट।